पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की जो कैटेगरीज आती है मेजर, हम उसको देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। 3 major categories of knowledge management system. Number 1, enterprise wide knowledge management system. Number 2, knowledge work system. Number 3, intelligent enterprise knowledge wide knowledge management system. General purpose wide firm wide effort to collect, store, distribute and डिजिटल कंटेंट एंड नॉलेज। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए वर्क करता है कि हमारी एफर्ट कैसे जा रही है, कलेक्ट कैसे करें, स्टोर क्या करें और चीज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका नॉलेज कैसे रख रहे हैं। नॉलेज वर्क सिस्टम में क्या आता है? स्पेशलाइज सिस्टम जितने भी हम बिल्ड किए जाते हैं इंजीनियर, साइंटिस्ट और अदर नॉलेज के लिए, जो कि बात करते हैं चार्ज विद डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। अपने देखते हुए अपना सिस्टम को आगे मूव करवाते हैं कि हमने किस तरह से सिस्टम आगे लेके जाना है। इंटेलिजेंस कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? डाइवर्स ग्रुप ऑफ टेक्निक्स सच एज डाटा माइनिंग यूज्ड फॉर वेरियस गोल्स, डिस्कवरिंग नॉलेज, डिस्टाइलिंग नॉलेज, डिस्कवरिंग एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। के हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है उसके ऊपर ये लेकर हुए वर्क करता है कि हमारी जितनी भी नॉलेज की टेक्निक्स हैं ये जितना मर्जी हमारा डिस्कवर कर सकती हैं, उनके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, उनका गोल अचीव कर सकते हैं। इसको हम लोग बेसिक में लेके जाते हैं। अब मेजर टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम: इंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज वर्क सिस्टम, नॉलेज इंटेलिजेंट सिस्टम। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आता है इंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जनरल पर्पस इंटीग्रेटेड फर्म वाइड एफर्ट कलेक्ट, स्टोर एंड यूज डिजिटल कंटेंट आ जाता है एंड नॉलेज। इन सब चीज़ों को देखते हुए काम करता है। इसमें ये स्ट्रक्चर नॉलेज होता है, सिस्टम सेमी स्ट्रक्चर नॉलेज एंड नॉलेज नेटवर्क सिस्टम। इनके स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर चीज़ें भी थी, इसलिए इसको स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके सेमी स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। नॉलेज वर्क सिस्टम में क्या आता है? स्पेशलाइज्ड वर्क स्टेशन आते हैं, सिस्टम्स, इंटरप्राइज आ जाते हैं, इंजीनियर्स एंड अदर नॉलेज वर्कर्स टू क्रिएट एंड डिस्कवर न्यू नॉलेज। के हमारे नॉलेज को किस तरह से वो लोग डिस्कवर कर सकते हैं, चीज़ों को बराबर लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, 3D विजुअलाइजेशन, वर्चुअल रियलिटी, इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन। हमारा किस तरह से इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन काम कैसे चल रहा है। अब बातें हैं इंटेलिजेंस टेक्निक्स पे, वो टेक्निक जिनके ऊपर माइंड लेवल लगाया जाता है, उन टेक्निक्स को देखते हुए फर्दर वर्किंग की जाती है। टूल्स फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे इंटेलिजेंस का वर्क जाते हैं वहाँ पैटर्न लगते हैं। इनके चीज़ को डिस्कवर कराने के लाइक हमने चेयर की पहचान करानी तो वहाँ पैटर्न लगेंगे, न्यूरल नेटवर्क का काम आ जाता है जो कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करवाता है। यानी कि उन्होंने खुद ही बता दिया, एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, केस बेस्ड रीजनिंग, फूजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम, इंटेलिजेंस इंजन, ईच एंड एवरीथिंग कहते हैं। 3 कैटेगरीज मैनेजमेंट सिस्टम, ईच कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू मोर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। जितने भी हमारे पास सिस्टम में वर्क करते हैं सब चीज़ों को लेकर चलता है। अब मेजर हमारे पास जो टाइप्स हैं, हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड आता है। स्ट्रक्चर में रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की जाती है, इनकी रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उनके प्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मल इन रूल्स लगाए जाते हैं, जितने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उनको देखा जाता है। सेमी स्ट्रक्चर में ईमेल्स एंड वीडियोस की जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि टेक्स्ट नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कि बिखरी हुई फॉर्म होता है कि हमें ऐसे मिल जाता है कि हमें जब पता लगता है कि बाद में ऐसा मिल जाए, उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। 80% ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंटेंट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। कहते हैं 80% जितना भी नॉलेज होता है ना वो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें डाटा को आगे मूव करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज वाइड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या काम करते हैं? ये हेल्प करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्टोर, रीड, ड्राइव, डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस।
अच्छा, इनका जो मेन काम है ना डॉक्यूमेंट्स बनाना है, फिर रिपोर्ट्स बनाने, इनको बेस्ट प्रैक्टिस करनी, सेमी सिक्रेट नॉलेज ईमेल बनाना है, ब्रिंग इन एक्सटर्नल सोर्सेज बनाने, न्यूज़ फीड एंड रिसर्च टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, अपने टूल्स देखने हैं, कोलैबोरेशन करनी है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या ये यूजर है, यूजर ने कैसे काम करना है, क्रिएट करना है, कैप्चर करना है, क्रिएट कर ले या कैप्चर कर ले, टैग करना है, इसको स्टोर यानी कि रीट्राइव भी करवा सकते हैं, मैनेज, रिव्यू, डिस्ट्रीब्यूट एंड पब्लिश, और ये यूनिफाइड रिपोजिटरी मतलब वो एक बेसिक जरिए से आता है, हमें काम करवाना है, रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस, मेमोज यानी कि नंबर वगैरह लगाने, डिजिटल स्लाइड्स बनानी है, ईमेल्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, न्यूज फीड, each and everything. An enterprise content management system has capabilities for classifying, organizing and managing structured and semi-structured knowledge and make it available throughout the enterprise. अब enterprise का जहाँ वर्ड आ जाता है ये बिजनेस के साथ डीलिंग करवाता है, इसमें वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होंगी, हमें क्लासीफाई पता हो कि हमने काम क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है उनको यानी कि एक मैनर में लाना, फिर मैनेज करना, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा कि 80% जितना भी वर्क है स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर में नॉलेज का किया जाता है, इनको अवेलेबल किया जाता है थ्रू आउट ओवर द बिजनेस, जितना बिजनेस हमें चाहिए होता है पूरे सिस्टम के साथ, तो इसको मैनेज करके हम लोग चलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल का जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना है अपने आप को और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वर्किंग में इस चीज को लेकर आना होता है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डिटेल्ड वर्क आता है वो क्या आता है कि हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ट्रांसफर बिजनेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेसेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम जितना भी होता है उसको हम बिजनेस में कैसे लेके जा सकते हैं। इंक्रीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट 10% to 15%, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी to customer demands, shifts in media and advertising through emails, blog, Google Ads, new laws and cyber laws। ये कहता है ये टेक्नोलॉजी 4 मेथड उसने हमें बताए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं किसी भी बिजनेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हैं, 10% से 15% तक इंक्रीज करते हैं अपनी डिपॉजिटनेस को, कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक अपने मीडिया या एडवर्टाइजमेंट जितने भी हमारे चल रहे हैं यानी कि ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशन, गूगल एड्स, ETC न्यूज के लॉ, साइबर लॉ, इन सबको लगा के हम आगे से आगे अपना काम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज में। इंटरनेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल स्केल। अच्छा, इंटरनेट में हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी ग्लोबल सेल्स हैं ये उनको ऐसा ऐसा करके रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है कि और हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चीजों का सामना करने में कौन से ऑपरेशनल कॉस्ट में या किन चीजों में हमें कमी या पेशी आती है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। रिड्यूस्ड ग्लोबल रिड्यूस ग्लोबल आ जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, हमारी ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस में क्या आता है, पूरी दुनिया के साथ हमारी मार्केट प्लेस वैल्यू करती है, कस्टमर सप्लायर्स, फाइंडिंग लोअर कॉस्ट सप्लायर्स, मैनेजिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अदर कंट्रीज। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जितने भी लो कॉस्ट के सप्लायर्स हैं उनको मैनेज करना है, उनकी प्रोडक्ट फैसिलिटी को, फिर उसके बाद वैलिडिटी जितनी भी हमारी है यानी कि जो उस चीज को बना रही है दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रही है या उनका जो काम चला रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है उसको हम लोगों ने मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द इमर्जिंग फुली डिजिटल फॉर्म कौन सी आ जाती है, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स आर डिजिटली enabled and मीडिएटेड। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी सिग्निफिकेंट का जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना। हमारा जितना भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप बनाता है, अनेबल करता है हमारे मीडिया को किसके साथ कि हम लोग अपना बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है उसको इंक्रीज कर सकें। कोर बिजनेस प्रोसेस आर अकॉम्प्लिश थ्रू डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम अपने बिजनेस का जो प्रोसेस है अकॉम्प्लिश यानी कि फॉरवर्ड अपने बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। की कॉर्पोरेट एसेट्स आर मैनेज डिजिटली, जितना भी एसेट्स है हमारा उनको हम डिजिटली मैनेज करते हैं यानी कि हमने उनके लिए पेपर वर्क मैनुअली नहीं करना, सारा काम कंप्यूटराइज्ड करते हैं। इसको हम की कॉर्पोरेट एसेट्स कहते हैं कि जो हमारे मैनेज करवा रहे हैं चीजों को। डिजिटल फंड्स ऑफर ग्रेटेस्ट हाँ देती हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जितनी भी डिजिटल फंड्स हैं वो हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा देते हैं। इनमें टाइम शिफ्टिंग, स्पेस शिफ्टिंग, ETC ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट corporate strategies and achieve corporate goals. Business firms invest heavily in information system to achieve 6 business
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि जितना भी हमारी इंडिपेंडेंस है एबिलिटी को यूज करने की इंफॉर्मेशन में, या फिर वो एबिलिटी जो कि हमारी स्ट्रेटेजी के साथ कोऑपरेट करवाती है, हमारी डाटा को आगे से आगे लेकर जाती है, वो हैवीली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अचीव करते हैं। उनकी 6 बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 operational excellence, number 2 new product services and business models, number 3 customers and suppliers intimacy formality, and number 4 improved decision making, number 5 competitive advantage, number 6 survival। अब नंबर 1 पे जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल से मुराद ये है कि हमने उसके फंक्शनैलिटी, उसके ऑपरेशंस को देखना है, उनको जज करना है। एक्सीलेंस से मुराद के बेहतरीन अंदाज में उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए काम को आगे लेके जाना। यूज एज टूल टू अचीव हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमें ये टूल्स एंड हायर एफिशिएंसी जो होगी उसको देखते हुए वर्क को आगे लेके जाना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, ये चीज़ है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो एफिशिएंटली चल भी रही है कि नहीं चल रही, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह से वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल, अब जब न्यू का नाम आया तो हमने जितनी भी न्यू प्रोडक्ट बनाई उनकी सर्विसेज यानी उनके बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मॉडल्स ईजी। अच्छा, यहाँ पे MELK पे ये क्या है, ये मॉडल्स के नाम है, ये वो इंडस्ट्रीज के नाम है जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं कस्टमर्स एंड सप्लाई फॉर्मेलिटी, ये ग्लोबलाइज, ये वो सर्विसेज हैं जो हम पूरी दुनिया में अगर कोई ऑपरेट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो हम उसके साथ किन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, किन मुश्किलात का, तो उसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं। कस्टमर्स एंड सप्लाई फेमिलियरिटी आ जाती है, फेमिलियरिटी मतलब एक जैसा होना। होटल्स कीप कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, अमेजोन कस्टमर ट्रैकिंग आ जाती है, कस्टमर्स की ट्रैकिंग उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरह रखते हुए आगे चीज़ों को लेके जा रहा है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है चीज़ के अंदर, फैसला कुन अंदाज में काम कैसे चलना है। बेस्ट गेसेस विद राइट डिसीजन, अच्छा यहाँ पे वो कहता है कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने गेस जो है वो बेस्ट लेना है, डिसीजन आपका राइट होना चाहिए, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू राइट इन्फो एट द रेट ऑफ राइट टाइम, यानी कि आपने राइट इन्फो ली है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ली है और ट्रू टाइम पे जाके आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं। कंपिटेटिव एडवांटेज वो एडवांटेज होता है जो पूरी दुनिया के साथ आपको कम्पीट करवा रहा है, आपकी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेटर वे में लेके जा रहा है। डूइंग द थिंग्स बेटर देन अदर्स, हाँ जी, हमारी जो थिंग्स हैं या ज़रूरतें हैं, चीज़ें, उनको दूसरों की निस्बत ये बेहतर बनाता है, उनके अंदर फैसिलिटीज़ पैदा करता है कि हमारी चीज़ें आगे से आगे कैसे मूव कर सकती हैं। अब आते हैं सर्वाइवल, जहाँ पे सर्वाइवल हो जाए तो सर्वाइवल का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो ये है हमारे पास कि किसी चीज़ को रहते हुए हमने सर्वाइव करना, उनकी चीज़ों को समझना कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी के अंदर रहते हुए उस कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना। IT इज नेसेसरी आइटम टू सर्वाइव ईजी बैंक, हाँ जी, IT क्या है, बहुत ही नेसेसरी आइटम है जिसके बगैर हम क्या अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व किए बगैर आगे नहीं चला सकते। इसमें बैंक्स में IT का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ETC फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टूडे, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रोल है बिजनेस के टूडे। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस है, यानी कि ये वो टूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपके किसी सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कराते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर के साथ आपको काम करते हैं। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए, फ्री आप कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम को परफॉर्म करवाते हैं। There is a growing interdependence between a firm's information system and its business capabilities. Changes in strategy, rules, and business process has increasingly required changes in hardware, software, databases, and telecommunication. Often, what the organization would like to do depends on what its system will permit it to do. जब हमारा सिस्टम ग्रो करता है वो किसके अंदर डिपेंड करते हुए ग्रो करता है, एक फर्म का वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ग्रो करता है कि हमारा जो बिजनेस की कैपेबिलिटीज है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से हम उस सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेटजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो किस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर रिक्वायर चेंज कर रही हैं। अब ये बता रहे हैं कि हमें किन चीज़ों के अंदर जो ज़रूरत पड़ती है रिक्वायर करने के लिए, मतलब चेंजेस लाने के लिए, उनमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को लाइक कर सकते हैं कि जो डिपेंड करता है आपके सिस्टम को किस तरह से आपने उनको पेमेंट करना है, उनको इजाजत करना है, किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। एंड
information system contains information about an organization and its surrounding environment. Basic activities: input, processing, and output produce the information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers, competitors, stakeholders, and regulatory agencies interact with the organization and its इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इसमें बेसिकली बताया हमारी 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पहले आप इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आपको आइडिया हो कि इनपुट के बाद आप लोग क्या करते हो, किस तरह से आउटपुट लेते हो, तो आगे फिर उनके बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करो, इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेके जाते हैं, आपका जो आउटपुट होता है वो आपको किस तरह से रिटर्न हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज को कैसे आगे लेके जाया जाता है, इन्वायरमेंटल एक्टर्स कौन से हैं जिन्हें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन को एक फर्म को एक बिल्ड करने में काम आती हैं। इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए हम अपनी एक फर्म जो होती है उसको बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह ये हमने इसकी डायग्राम में देखा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बिजनेस फर्म जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे टोटली डिपेंडेंट है, उसको देखते हुए हम उसके मुताबिक उसकी वर्किंग को करते हैं कि एक फर्म बनाते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। पर्सपेक्टिव सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो हमारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं उनको हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिमेंशन ऑफ आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हमारे कौन कौन से डिमेंशन है जिन हायरार्की को देखते हुए बनाया जाता है। अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी किन के ऊपर आती है, सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर, मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, नॉलेज वर्कर, डाटा वर्कर्स, प्रोडक्शन और सर्विस वर्कर्स, इन सबको देखते हुए ये जो तमाम वर्कर्स हैं इनकी बुनियाद पर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड होता है और आगे से आगे चीजों को लेके जाता है। सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन कौन कौन सी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो है हमारे बिजनेस की सेपरेशन कराते हैं, हमारे फंक्शन को आगे से आगे इन्वॉल्व करते हुए लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक एंड नॉलेज वर्कर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स, डाटा वर्कर। सीनियर मैनेजमेंट के बगैर हमारा काम आगे नहीं मूव करता, हम डाटा को आगे से आगे ले जा नहीं सकते, अपने काम को मूवमेंट नहीं दे सकते। मिडिल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट जो कि हमारे काम को डाटा को मूवमेंट देने से मराद ये है कि हमारा डाटा जो है वो इन्हीं अथॉरिटी के बुनियाद पर आगे से आगे जाता है, जिसके बुनियाद पर हम डाटा को आगे लेकर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडिल मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जिन साइंटिस्ट एंड वर्कर्स होते हैं जो कि इसको एक मोड़ देते हैं कि हमारा काम यहाँ पे जाना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट पे इसको स्टार्ट करवाते हैं, हमारा जो वर्क है वो किस तरह से प्रोडक्ट होगा, उनकी सर्विसेज कौन कौन से होंगे। अब इसमें आते हैं यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पे यूनिक बिजनेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। यूनिक बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है, वो प्रोसेस जो कि हमारे बिजनेस को चलवा रहे हैं, उनके आइडियाज को लेकर चल रहे हैं, कल्चर में रवाज के मुताबिक हमारी रवायात के बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या आते हैं कि अगर कोई ऐसा सियासी बयान आता है या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई साजिश कर रहे हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी में पॉलिसीज का सामना करना पड़ता है। मैनेजर सेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बिजनेस चैलेंजेस, हमारे जितने भी बिजनेस चैलेंजेस है उनको ये देखते हैं, फिर उनके मुताबिक वर्किंग को आगे से आगे लेके जाते हैं। इन एडिशनल मैनेजर्स मस्ट एक्ट क्रिएटिवली, हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो क्रिएटिवली वर्क करते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके, यानी रिक्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, पहले वो नई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे, फिर उनके ओकेजन को देखते हुए, यानी कि अब ओकेजन कैसा है, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर आ रहा है या फिर उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उनके मुताबिक देखते हुए उनकी रिक्रिएटिंग यानी कि दोबारा उस चीज की ऑर्गेनाइजेशन फर्दर वर्किंग को देखा जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं रिक्रिएटिंग का ओरिजिनली। टेक्नोलॉजी डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इंटरेक्ट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड वाइड वेब, कि जिस भी इसके अंदर आते हैं इंटरनेट, इंटरेक्ट, इंट्रानेट्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल सबके साथ वर्क करते हुए आगे लेके जाते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन काम ये होता है कि वो आईटी की फैसिलिटीज को देखते हुए उसके मुताबिक उसको बिल्ड करवाता है। अब हम यूपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में आते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आता है कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, ट्रैक करना, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट का होता है उसका मैनेज करना, और टेक्नोलॉजी को हेल्ड करना, मतलब अपने हैंडल करना, कंप्यूटर्स को, अपने बारकोड्स को, डेस्कटॉप्स को, इन सब चीजों को मैनेज करते हुए काम को लेके जाना। अब हम आते हैं कंटेम्पररी अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम।
यानी कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर पूरा हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। इसके कितने हमारे पास है, ये मेन जो बनाया गया है इसको सेंट्रल बनाई गया, जो कि हमारे पोर्शन कर रहे हैं, जैसे बार चार्ट की सूरत में 1 2 3 4 5 6 पोर्शन बनाएंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, मैनेजमेंट एंड साइनरिटी आ जाती है, या टेक्निकल अप्रोचेज आ जाती है, बिहेवियर अप्रोच। अच्छा, ये सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है कि हमने सोशल लेवल पे लोगों का सोच को देखना है, उनके मुताबिक वर्क करना है कि हमारे जो लोग हैं क्या उस चीज को कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके मुताबिक क्या सोच रहे हैं, उनका इकोनॉमिकल बिहेवियर क्या, उनकी साइकोलॉजी कैसे चल रही है, मैनेजमेंट इन साइंसेस क्या चीजों को लेकर चल रहा है, कंप्यूटर साइंस कैसे बिल्ड करा है, उसके ऑपरेशनल रिसर्च, ये सारी चीजें मिलके हमारे MIS में काम आती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके बारे में लिखा था स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन डील्स विद इश्यूज एंड इनसाइट कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेक्निकल एंड बिहेवियर डिसिप्लिन के दो बिहेवियर में काम करता है, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 बिहेवियर। टेक्निकली जिन चीजों को देखता है कि हमारे तमाम अप्रोचेस, डिसीजंस मेकिंग या फिर हमारे ऑपरेशनल लेवल्स को देखता है, फिर जो बिहेवियर में आता है सोशियोलॉजी, इसी इन सब लेवल्स को चेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्निकल अप्रोचेस एंड बिहेवियर अप्रोच। बट इस टेक्निकल अप्रोच के नाम से जाहिर है इसमें हमें वो तमाम अप्रोचेस को देखना पड़ता है जो कि मैथमेटिकली बेस्ड कर रही हैं मॉडल्स पे, कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, ऑपरेशनल रिसर्च, इन सब चीजों को देखते हुए कि हमारा मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल क्या है, हमारी कंप्यूटर साइंस ने किस तरह से वर्क किया है, मैनेजमेंट साइंसेज क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च क्या है जिसके अंदर आता है हमने इसको आगे बढ़ाया है, बिहेवियर अप्रोच क्या, बिहेवियर इश्यूज में स्ट्रेटेजिक, बिजनेस इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, हाउ IS इफेक्ट ऑन ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड ORG ETC, EG फ्रीडम, पावर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिकल, सोशल। यही मैंने आपको बात की थी कि जो हमारे ऊपर वाले देखें कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज एंड ऑपरेशनल रिसर्च, तीन पोर्शन जो है वो टेक्निकल में जाते हैं, इन्हीं के ऊपर वर्क करता है। इसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिकली एंड सोशियोलॉजी, ये तीन जो पोर्शन है ये बिहेवियर में आते हैं, जिनमें बिहेवियर इश्यूज में इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है, स्ट्रेटेजी इश्यूज कौन से आ रहे हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या एक जो IS का पूरा ग्रुप है वो इफेक्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है, और ये क्या इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमें फ्रीडम और पावर देता है कि हम जिस तरह से भी वर्क करना चाहें हम कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हुए। ये हमारा जो बेसिक पॉइंट यही था कि हमने अपना यूनिवर्सल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किस तरह से काम करना है। पहले तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, फिर मैनेजमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हम अपने ट्रैकिंग कर सकते हैं ना कि हमने जितनी इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो पैकेजेस भेजे वो सही टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैनेजमेंट होगी तो मॉनिटर कर सकते हैं सर्विसेज एंड कॉस्ट को। टेक्नोलॉजी होगी तो हम हाउस होल्ड को जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, बारकोड स्कैनर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेस्कटॉप, ETC, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो मसाइल है उन सबको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं UPS ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को वर्क करने में या इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिजनेस सिस्टम में लाने के बाद जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जिन मसाइल को हमें सोच के आगे वर्क करना पड़ता है उनको डिस्कस करते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से TSP भी कहते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसिंग। इसमें क्या आता है, द लिमिटेशंस व न्यूमेरियस। हाँ जी, हमारे लिमिटेशंस के बारे में मैं बता दिया जाता है। द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद एंटरिंग द प्रोग्राम एंड द डाटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हम जैसे ही प्रोग्राम में एंटर होते हैं हमारा जो कंप्यूटर होता है वो उसके साथ प्रोसेस करना शुरू कर देता है। प्रोग्रेसिंग ऑफ द डाटा एंड सेविंग द रिजल्ट। हमारा जितना भी डाटा वो क्या करता है उसको सेव करता है, उसके ऊपर जितना भी तब प्रोग्रेसिंग करता है, प्रोग्रेसिंग करने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद काम को आगे लेके जाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड द रिजल्ट अमंग द इंगेज्ड इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स। हाँ जी, इंडिविजुअल्स यानी कि 1 by 1 रखते हुए काम करते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, प्रॉब्लम्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, फिर चीजों को देखकर सॉफ्टवेयर की वर्किंग कराते हैं। ईच ऑफ द कंस्ट्रक्टेड सिस्टम वाज सेपरेट which sometimes resulted in entering the same data within an organization in a multiple way and frequently in different formats। हम लोग
क्या करते हैं कि हर जो डाटा कंस्ट्रक्ट किया होता है उसको हम सेपरेट करते हैं पहले, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया, फिर उनके मल्टीपल वेज हैं, हम सबको डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखते हुए वर्क करवाएंगे। अदर डिफिकल्टीज कौन कौन सी हमें आ सकती हैं, वर यूजिंग अनरिलायबल इनपुट मीडिया विद द लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग एंड सेपरेटिंग द यूजर फ्रॉम प्रोसेसिंग द डाटा ऑन ए कंप्यूटर विच ही कुड ओनली प्रिपेयर, कि वो ऐसा डाटा जिसके ऊपर ये अकेले वर्क कर रहा है वो रिलायबल डाटा होता है और लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हमें कंप्यूटर जो होता है वो अकेला ही प्रिपेयर करता है और उसके ऊपर रखते हुए वर्क करवाता है। द सिस्टम वर इफेक्टिव इन द केस मैथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस whose finding were interpreted manually. Their usefulness is supporting management was reduced और to spending up numerical calculations के कौन कौन सी calculations कैसे लेके चलते हैं इस हवाले से उनको स्प्रेड करवाया जाता है, काम को आगे बढ़वाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसिंग समराइजिंग। इसमें हमारे पास जो आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम परफॉर्म करना है, रिकॉर्ड जितनी भी ट्रांजैक्शन गई है ना हमारी डेली की उनको करना है, सेल्स का ऑर्डर क्या आया, कितनी एंट्रीज हमने की, पे रोल क्या आया, शिपिंग क्या आया, ईच एंड एवरीथिंग का हमने रिकॉर्ड रखना होता है। अलाउ मैनेजर्स टू मॉनिटर स्टेटस ऑफ ऑपरेशंस एंड रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो मॉनिटर करें स्टेटस जितना भी ऑपरेशन का और रिलेशन करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। सर्व ऑपरेशनल लेवल को देखते हुए हम उनको सर्व करते हैं। सर्व प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड गोल्स एंड डिसीजन मेकिंग, हम पहले से बने हुए गोल के ऊपर डिसीजन लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग कि हमारा जो गोल है वो सही को फुलफिल कर पाएंगे, उसकी अचीवमेंट सही तरीके से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसके अंदर हम फर्दर वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्ट द मॉनिटरिंग, कलेक्शन, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेसिक बिजनेस किस तरह से हमने इसके ऊपर काम को लेके चलना है, मॉनिटर करना है, कलेक्ट करना है, स्टोरेज करना है, डाटा को आगे लेके जाना है, बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होंगे। इट आल्सो प्रोवाइड्स द इनपुट डाटा, ये हमें इनपुट डाटा प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हैं सेवरल जो समटाइम सेवरल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है एग्जिस्ट करते हैं एक कंपनी के अंदर। ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्रिटिकली सक्सेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिंस दे सपोर्ट कोर ऑप्शंस आ जाते हैं ऑपरेशन सच एज परचेजिंग ऑन मटेरियल्स, बिलिंग कस्टमर्स, प्रिपेयरिंग अ पेरोल एंड शिपिंग गुड्स टू कस्टमर्स आ जाते हैं कि आपने किस तरह से कस्टमर को देते हुए वर्क करवाना है, चीजों को आगे लेके चलना, आपकी सक्सेस क्या है, मटेरियल्स क्या है, बिलिंग किस तरह से आप लोग कस्टमर्स की कर रहे हैं, सारी चीजें आती हैं। रिटेल स्टोर्स में क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल के मतलब ये आपका जैसा ही पॉइंट आया आपने चीज खरीदी देखिए आपने फौरन पेमेंट कर दी, वेयर सेल इज कंप्लीटेड एंड इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, वो यही कह रहा है कि फौरन खरीदो तरीके की पेमेंट कर दो। और कलेक्टर आप करते हो रेवेन्यू, आपका जितना भी रेवेन्यू आया जितना भी खर्चा वगैरह है कंपनी की कैश पोजीशन पे जाके उसको करते हैं। ये सिमिलर नाउ टू द पार्ट ऑफ MIS कैटेगरी, इस जो भी ये पॉइंट है आप इसको हमने MIS कैटेगरी में डाल दिया जो कि हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। इसको हम लोग बिजनेस कैटेगरी में लेकर चलते हैं जो हमारे बिजनेस कैटेगरी को डिफाइन करता है और बताता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जो हमारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं उनको हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिमेंसेशन ऑफ IS इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हमारे कौन कौन से डिमेंशन है जिन हायरार्की को देखते हुए बनाया जाता है। अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी किन के ऊपर आती है, सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर, मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, नॉलेज वर्कर, डाटा वर्कर्स, प्रोडक्शन और सर्विस वर्कर्स, इन सबको देखते हुए ये जो तमाम वर्कर्स हैं इनकी बुनियाद पर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड होता है और आगे से आगे चीजों को लेकर जाता है। सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन कौन कौन सी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो है हमारे बिजनेस की सेपरेशन कराते हैं, हमारे फंक्शन को आगे से आगे इन्वॉल्व करते हुए लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक एंड नॉलेज वर्कर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स, डाटा वर्कर। सीनियर मैनेजमेंट के बगैर हमारा काम आगे नहीं मूव करता, हम डाटा को आगे से आगे ले जा नहीं सकते, अपने काम को मूवमेंट नहीं दे सकते। मिडिल मैनेजमेंट क्या है, वो मैनेजमेंट क्योंकि हमारे काम को डाटा को मूवमेंट देने से मराद ये है कि हमारा डाटा जो है वो इन्हीं अथॉरिटी के बुनियाद पर आगे से आगे जाता है जिसके बुनियाद पर हम डाटा को आगे लेकर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडिल मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जिन साइंटिस्ट एंड वर्कर्स होते हैं जो कि इसको एक मोड़ देते हैं कि हमारा काम यहाँ पे जाना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट पे इसको स्टार्ट करवाते हैं, हमारा जो वर्क है वो किस तरह से प्रोडक्ट होगा, उनकी सर्विसेज कौन सी होगी,
कौन कौन से होंगे। अब इसमें आते हैं यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पे यूनिक बिजनेस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। यूनिक बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है, वो प्रोसेस जो कि हमारे बिजनेस को चलवा रहे हैं, उनके आइडियाज को लेकर चल रहे हैं, कल्चर में रवाज के मुताबिक हमारी रवायात के मुताबिक बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या आते हैं कि अगर कोई ऐसा सियासी बयान आता है या फिर कोई ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में कोई साजिश कर रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी में पॉलिसीज का सामना करना पड़ता है। मैनेजर सेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बिजनेस चैलेंजेस। हमारे जितने भी बिजनेस चैलेंजेस हैं उनको ये देखते हैं, फिर उनके मुताबिक वर्किंग को आगे से आगे लेके जाते हैं। इन एडिशनल मैनेजर्स मस्ट एक्ट क्रिएटिवली। हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं वो क्रिएटिवली वर्क करते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके, यानी रिक्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। पहले वो नई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे, फिर उनके ओकेजन को देखते हुए, यानी कि अब ओकेजन कैसा है, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर आ रहा है या फिर उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स चल रही हैं, उनके मुताबिक देखते हुए उनकी रिक्रिएटिंग यानी कि दोबारा उस चीज की ऑर्गेनाइजेशन फर्दर वर्किंग को देखा जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं रिक्रिएटिंग का ओरिजिनली। टेक्नोलॉजी डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इंटरेक्ट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड वाइड वेब कि जो भी इसके अंदर आते हैं, इंटरनेट, इंटरेक्ट, इंट्रानेट्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल सबके साथ वर्क करते हुए आगे लेके जाते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन काम ये होता है कि वो आईटी की फैसिलिटीज को देखते हुए उसके मुताबिक उसको बिल्ड करवाता है। अब हम यूपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में आते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आता है कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, ट्रैक करना, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट का होता है उसका मैनेज करना, और है टेक्नोलॉजी को हेल्ड करना, मतलब अपने हैंडल करना, कंप्यूटर्स को, अपने बारकोड्स को, डेस्कटॉप्स को, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए काम को लेके जाना। अब हम आते हैं कंटेम्पररी अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर पूरा हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। इसके कितने हमारे पास है, ये मेन जो बनाया गया है इसको सेंट्रल बनाई गया जो कि हमारे पोर्शन कर रहे हैं, जैसे बार चार्ट की सूरत में 1 2 3 4 5 6 पोर्शन बनाएंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, मैनेजमेंट एंड साइनरिटी आ जाती है, या टेक्निकल अप्रोचेज आ जाती हैं, बिहेवियर अप्रोच। अच्छा, ये सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है कि हमने सोशल लेवल पे लोगों का सोच को देखना है, उनके मुताबिक वर्क करना है कि हमारे जो लोग हैं क्या उस चीज़ को कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके मुताबिक क्या सोच रहे हैं, उनका इकोनॉमिकल बिहेवियर क्या, उनकी साइकोलॉजी कैसे चल रही है, मैनेजमेंट इन साइंसेस क्या चीज़ों को लेकर चल रहा है, कंप्यूटर साइंस कैसे बिल्ड करा है, उसके ऑपरेशनल रिसर्च, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे MIS में काम आती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके बारे में लिखा था, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन डील्स विद इश्यूज एंड इनसाइट कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेक्निकल एंड बिहेवियर डिसिप्लिन के दो बिहेवियर में काम करता है, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 बिहेवियर। टेक्निकली जिन चीज़ों को देखता है कि हमारे तमाम अप्रोचेस, डिसीजंस मेकिंग या फिर हमारे ऑपरेशनल लेवल्स को देखता है, फिर जो बिहेवियर में आता है सोशियोलॉजी, इसी इन सब लेवल्स को चेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्निकल अप्रोचेस एंड बिहेवियर अप्रोच। बट इस टेक्निकल अप्रोच के नाम से जाहिर है इसमें हमें वो तमाम अप्रोचेस को देखना पड़ता है जो कि मैथमेटिकली बेस्ड कर रही हैं मॉडल्स पे, कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, ऑपरेशनल रिसर्च, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हमारा मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल क्या है, हमारी कंप्यूटर साइंस ने किस तरह से वर्क किया है, मैनेजमेंट साइंसेज क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, जिसके अंदर आता है हमने इसको आगे बढ़ाया है। बिहेवियर अप्रोच क्या, बिहेवियर इश्यूज में स्ट्रेटेजिक, बिजनेस इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, हाउ IS इफेक्ट ऑन ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड ORG etc, EG फ्रीडम, पावर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिकल, सोशल। यही मैंने आपको बात की थी कि जो हमारे ऊपर वाले देखें, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज एंड ऑपरेशनल रिसर्च, 3 पोर्शन जो है वो टेक्निकल में जाते हैं, इन्हीं के ऊपर वर्क करता है। इसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिकली एंड सोशियोलॉजी, ये 3 जो पोर्शन है ये बिहेवियर में आते हैं, जिनमें बिहेवियर इश्यूज में इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है कि स्ट्रेटेजी इश्यूज कौन से आ रहे हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या एक जो IS का पूरा ग्रुप है वो इफेक्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है, और ये क्या इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमें फ्रीडम और पावर देता है कि हम जिस तरह से भी वर्क करना चाहें हम कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हुए। ये हमारा जो बेसिक पॉइंट यही था कि हमने अपना यूनिवर्सल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किस तरह से काम करना है। पहले तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, फिर मैनेजमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हम अपने ट्रैकिंग कर सकते हैं ना कि हमने जितनी इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो पैकेजेस भेजे वो सही टाइम पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैनेजमेंट होगी तो मॉनिटर कर सकते हैं सर्विसेज एंड कॉस्ट को। टेक्नोलॉजी होगी तो हम हाउस होल्ड को जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, बारकोड, स्कैनर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेस्कटॉप etc, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं
हैं या जो मसाइल हैं उन सबको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को वर्क करने में या इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिजनेस सिस्टम में लाने के बाद जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जिन मसाइल को हमें सोच के आगे वर्क करना पड़ता है उनको हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीज़ें आती हैं? Stores credit card, owner's identification information, enters the shopper names, the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase। ये करते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ऑनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया होता है, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इंफॉर्मेशन, कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहाँ से डिजिटली करवा लिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे प्रोडक्ट पाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। क्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने अपना क्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस। वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। अक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ तो ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है। इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है, इनके जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है? एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी कोई पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये वाटर सप्लाई जितने भी बिल्स आते हैं तो हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है? लेट्स सी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। 3 कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट। के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड, मोबाइल क्रेडिट कार्ड, या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन 3 वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं। और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल। इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है? यस, इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में?
तो ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया, सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडल मैन आर इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज ये हमें इतनी बेनिफिशियल देती हैं। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट्स 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीज़ें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सोन रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स। ठीक है, वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। काउंसलिंग मैटर्स पर प्राइसिंग में भी हाई। ठीक है, काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस इसकी में भी हाई जा रही, चीज़ों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ड। इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीज़ों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप। जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल्स, यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से बढ़ रहा है। लेके जाते हैं, हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी, कंसल्टिंग मैटर जाएगा, या हम ई कॉमर्स को देते हुए कॉन्फिडेंस को सेपरेट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं, जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। आज के लेक्चर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।